फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मराठा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं 1000 साइंस के क्वेश्चनों का नेक्स्ट पार्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए। तो आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सभी दोस्तों से निवेदन है कि कृपया इस सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है। यानी कि कोई भी किरण यदि संघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है, उसकी चाल बढ़ जाती है तथा अभिलंब से दूर हट जाती है। इसकी चाल बढ़ जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसकी चाल घट जाती है और अभिलंब से दूर हट जाती है। इसकी चाल घट जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसकी चाल बढ़ जाती है। अब क्यों बढ़ती है, तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं तथा अभिलंब से दूर भी हट जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। संघन माध्यम हम ले लेते हैं वाटर, पानी संघन माध्यम है। कंपैरिजन में किसके, वायु के कंपैरिजन में जल संघन माध्यम है। ठीक है, और इसमें से हम ये है वाटर है। जैसे कि वाटर से किरण इधर से गुजर रही है। ठीक है, और अभिलंब को तो आपको पता होगा, एकदम सीधा स्ट्रिक्ट ये अभिलंब है। ये किरण है आपतित किरण, इसे बोलते हैं यहाँ से, मतलब आपतित किरण। आपतित किरण से यदि कोई, यानी कि संघन माध्यम, ये क्या है, संघन माध्यम। ठीक है, संघन माध्यम से यदि कोई, और ये जो ये है, ये एयर है, एयर विरल माध्यम। जब ये किरण आ रही है तो इस सीधी रेखा में इसको गुजरना चाहिए था, लेकिन यह दूर हट जाती है और इस तरह निकल जाती है। इस तरह दूर निकल जाती है। ठीक है, तो यह अभिलंब से दूर हट गई, ये है अभिलंब से दूर हट जाती है तथा इसका वेग अधिक हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि यदि संघन माध्यम में आप याद रखिएगा, इसका जो संघन माध्यम क्या होता है कि उसके कण जो होते हैं वो बहुत पास होते हैं। उस माध्यम के कण बहुत पास होते हैं, इसीलिए वह संघन माध्यम होता है। एयर के कण दूर फैले होते हैं तो उसका वेग विरल माध्यम है। ठीक है, इसलिए ये दूर हट जाती है, किससे, अभिलंब से दूर हट जाती है यदि संघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है तो कोई किरण। ठीक है, और इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित नहीं, सॉरी, इसको काटेंगे हम, इसको बोल देंगे अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण। तो इसका जो आंसर होगा वह चाल तो उसकी बढ़ जाती है तथा अभिलंब से दूर हट जाती है। इस प्रकार से, इस तरह आनी चाहिए, लेकिन वह दूर हट जाती है। तो चलिए देखते हैं, आप इसमें भी समझ सकते हैं। प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर आप देख लीजिए, तो ये आपतित किरण है और यह है विरल माध्यम से संघन माध्यम की ओर जा रही है। यदि विरल माध्यम से संघन माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। किरण यहाँ से जानी चाहिए थी, लेकिन वह यहाँ से जा रही है, मतलब यह अभिलंब की ओर ऐसे इस प्रकार झुक जाती है। ठीक है, और ये है, ये जो मैंने अभी आपको बताया, इस प्रकार से जो संघन माध्यम से अगर कोई किरण विरल माध्यम में जा रही है तो वह इस जगह आनी चाहिए थी, लेकिन वह दूर हट जाती है, इससे दूर की ओर चली जाती है, परावर्तित हो जाती है किरण। ठीक है, तो आप इससे आसानी से समझ सकते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो झुक जाती है, और संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो दूर हट जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं। परा उच्च आवर्ती UHF, यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, भू तरंगों के रूप में, पृष्ठ तरंगों के रूप में, आकाश तरंगों के रूप में। तो इसका क्या आंसर होगा, बताइए दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। अब आप सोच रहे हैं सर ये
कैसे होगा? अंतरिक्ष के अंदर क्या होती है? सैटेलाइट्स होती हैं, और वो सैटेलाइट जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट घूमती रहती है, ठीक है, ऐसे। तो ये सैटेलाइटों से तरंगे आती हैं और तरंगों के माध्यम से ही संचार हो पाता है। इमेज जो होती है, आवाज़ होती है, उन सबका ये अंतरिक्ष तरंग, ये हाई फ्रिक्वेंसी की तरंगे होती हैं, इसलिए इनका उपयोग अंतरिक्ष अंदर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का आपको रासायनिक सूत्र बताना है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और 6H2O, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट और 10H2O, ठीक है। यानी कि आपको इन 3 तो गलत है और इनमें से एक सही है, तो वो आप बताना है सोडियम, ये बेकिंग सोडा जो इसका आंसर होगा वो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको लिख देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब जानते हैं ये बनता कैसे है और ये किस काम आता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। इसको बनाने की 2 विधियां हैं। आप पहली विधि याद रखिए। पहले विधि तो मैं दोनों विधि बताने वाला हूँ, लेकिन पहले विधि, ठीक है। आप ले लीजिए नमक NaCl, ये तो बहुत ही ज़्यादा आप जानते भी होंगे। एक ले लीजिए वाटर, ये कंपोनेंट लेने हैं आपको। एक CO2 मतलब जो गैस है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और NH3 यानी कि अमोनिया, ठीक है। इसकी अभिक्रिया कराते हैं, तब जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है NH4Cl प्लस बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3, ठीक है। तो नाम भी लिख देते हैं, चलिए हम इसके। आपको पता होगा दोस्तों ये क्या है। आप सोचिए, ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है। और ये है, आपको पता है कि ये उत्पादन का एक पदार्थ है जिसे हम नौसादर कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नौसादर। यह इसको जब गर्म करते हैं तो ये सीधा, इसको जलाते हैं तो ये सीधा सॉलिड से लिक्विड में बदल के सॉलिड से डायरेक्ट ये गैस में परिवर्तन हो जाता है, नौसादर, ठीक है। NH4Cl। तो पहली अभिक्रिया तो हो गई ये, और दूसरी अभिक्रिया हम लिख देते हैं यहाँ पे। दूसरी अभिक्रिया में हम क्या लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस में उसके साथ लेते हैं CO2 और H2O, ठीक है। इन दोनों को ले लेते हैं, तब डायरेक्टली ये बन जाता है पूरा प्रोडक्ट सीधे ही 2NaHCO3, ये डायरेक्ट इसका बन जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डायरेक्ट ऐसे भी हो सकता है कि जो बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसको बनाने के लिए कौन कौन से कंपाउंड की आवश्यकता होती है, और उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट कौन सा बनता है। ध्यान रखिएगा, बाई प्रोडक्ट जो बनता है वो नौसादर बनता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, जैसे कि आपको पता है सोडियम कार्बोनेट 10H2O तो लगा देते हैं, तो ये बेकिंग सोडा बन जाता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम गुणों के बारे में भी बात करते हैं। गुण अब गुणों की बात करते हैं कि इनके कौन कौन से गुण हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए गुण, ठीक है। पहला गुण श्वेत क्रिस्टलीय ठोस, यानी कि श्वेत होता है, आप देख भी रहे होंगे श्वेत, ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा है जल में अल्प विलय, ठीक है। जल में ये क्षारीय होता है, ये
क्षारीय होता है, क्षारीय, ठीक है। और यदि इसको, यही पॉइंट आया था चौथा, यदि इसको गर्म कर देते हैं, यानी कि गर्म करने पर CO2 गैस उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है। तो श्वेत क्रिस्टलीय होता है, जल में अल्प विलय होता है, क्षारीय होता है, गर्म करने पर CO2 गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। अब इसके उपयोग के बारे में बात कर लें। यूजेज, पहला यूजेज, बेकिंग सोडा खाने के रूप में उपयोग किया जाता है, खाने के रूप में, ठीक है। एंटाएसिड के रूप में। अब आप सोच रहे हैं एंटासिड क्या होता है। एंटासिड ये होता है कि जैसे कि हमने कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो उसके बाद में क्या होता है कि एसिडिटी हो जाती है, हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी हो जाती है। तो उसको दूर करने के लिए आपको ये बेकिंग सोडा खा लेना है, तो उससे आप ठीक हो जाएंगे, यानी कि वो जो एसिडिटी है वह दूर हो जाएगी। तीसरा बात करते हैं अग्निशमक यंत्रों में। अग्निशमक यंत्रों में चौथा जो होगा वो होगा प्रयोगशाला अभिक्रमक में, यानी कि प्रयोगशाला में भी उपयोग होता है इसका। और इसका होता है केक बनाना और डबल रोटी। वो जो डबल रोटी जो फूलती है वह CO2 के कारण फूलती है, याद रखिएगा, CO2 गैस के कारण। तो इस प्रकार से बेकिंग सोडा के बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। तो सभी से निवेदन है कि कृपया इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भू-स्थिर उपग्रह घूमता है किसी भी ऊंचाई पर। ऑप्शन है किसी भी ऊंचाई पर, स्थिर ऊंचाई पर, ध्रुव के ऊपर ऊंचाई उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर होगा वो क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसी से आप अंदाजा लगा लें कि भू-स्थिर वह स्थिर यानी कि भूमि से हाईएस्ट ऊंचाई पर, मतलब मिनिमम, उसकी मिनिमम जो ऑर्बिट होती है वहां पे वह स्थिर होता है और एक निश्चित कक्षा के अंदर ये घूमता है। जैसे डिसाइड किया गया था जिस कक्षा में जाना है उसी कक्षा में घूमेगा, अदरवाइज वह कहीं भी दूर नहीं जाएगा। ये एक स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ये है, स्थिर ऊंचाई पर, ठीक है। अब आपको चित्र के माध्यम से बताएंगे। ये देखिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब ऑर्बिट भी कितनी प्रकार की होती है। एक तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो गया, पोलर ऑर्बिट हो गया, लो अर्थ ऑर्बिट हो गया। ये सबसे मिनिमम दूरी पर होती है। मिनिमम यानी कि पृथ्वी से सबसे कम ऊंचाई पर होती है। हाई एप्लिटिकल ऑर्बिट, यह सबसे दूर हाईली मतलब सबसे दूर ये ऑर्बिट होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ऑर्बिट हो गई, यानी कि लो ऑर्बिट हो गई, लो अर्थ ऑर्बिट, ये हो गई सबसे छोटी। फिर उसके बाद में हो गई पोलर हो गई। फिर उसके बाद में जियो स्टेशनरी हो गई, फिर उसके बाद में हो गई ये हाईली एप्लिटिकल, ठीक है। तो इस प्रकार से 1, 2, 3 और 4 ऑर्बिट हो गई, ठीक है। और आप जिस भी उपग्रह को जिस भी ऑर्बिट में भेजेंगे वह उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए इनके बारे में, मतलब ये कितनी ऊंचाई पर होती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व इन इक्वेटोरियल ऑर्बिट एंड कंप्लीट वन सर्किल द अर्थ इन 24 आवर्स। यानी कि ये जो, अगर ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है पृथ्वी के 24 घंटे के अंदर एक चक्कर लगा देती है, ठीक है। और जियो स्टेशनरी के बारे में क्या है कि ये लगभग 36,000 किलोमीटर, पृथ्वी के जो सरफेस है यहाँ से लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होती है, ठीक है। और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है
जो हम मोबाइल से, टेलीविज़न से जो भी ये देख पा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, इनके लिए ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उपयोग की जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूज कहाँ की जाती है, तो यूज फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब बात करते हैं पोलर सैटेलाइट की। रिवॉल्व इन पोलर ऑर्बिट द अर्थ एंड टेक लेस टाइम टू कंप्लीट वन सर्किल अर्थ, यानी कि 24 घंटे से भी कम समय में ये पोलर सैटेलाइट पृथ्वी के एक चक्कर पूरा कर लेती है, यानी कि 24 घंटे से भी कम समय में ये पूरा कर लेती है। पहले से एट ए हाई 500 से 800 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है, यानी कि 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये होती है। अब देख लीजिए, रिमोट सेंसन, वेदर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए उपयोग में की जाती है, यानी कि इसके माध्यम से कि बारिश कब होगी, भूकंप के बारे में जानकारी देना। ठीक है, और साइंस के लिए उपयोग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये जो साइंटिस्ट उपयोग करते हैं किसी भी चीज़ को जानने के लिए, तो उनके लिए उपयोग किया जाता है। और जो ये एक नेशन या देश की सिक्योरिटी के लिए भी ये सैटेलाइट उपयोग की जाती है। ठीक है, ये देख लीजिए, एक ऐसी सैटेलाइट होती है जो पृथ्वी की चारों तरफ घूमती रहती है। ठीक है, ये सैटेलाइट है। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है, वह क्या है? एसी जनित्र और डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या होता है? आप इसका आंसर दीजिए। एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है, जबकि डीसी जनित्र में स्थायी चुंबक होता है। ऑप्शन बी है, एसी जनित्र में सर्पी वाले होती है, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। सी है, डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। तो इसका क्या मतलब, डिफरेंट क्या है? तो डिफरेंट है ये, एसी जनित्र में सर्पी वाले होती है और डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है, कॉन्ट्रैक्टर। आप बता देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, देखिए। इस प्रकार से नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप सभी को पता है कि चुंबकीय ध्रुव होते हैं। जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये सर्पी वलयाकार होती है, ऐसे घुमावदार जो इनकी वलय होती है वह एक सर्पिल वलयाकार होती है। ठीक है, ये देखिए ब्रुश भी होती है, यहाँ पे ये ध्रुव होते हैं। ये तो हो गया एसी जनित्र। हम बात कर रहे हैं ये सर्पी वलयाकार होती है इसकी। ठीक है, जनित्र में सर्पी वलय होती है, जबकि डीसी में दिक् परिवर्तक ये होता है, दिक् परिवर्तक, यानी कि कम्युनिकेटर क्या होता है? दिक् परिवर्तक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। तब तक मैं चार्ज लगा देता हूँ लैपटॉप को। क्वेश्चन है, कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? आपको बताना है कीटनाशक। बेसिलस थुरिंजियसिस, बेसिलस सबटाइलिस, बेसिलस पॉलीमिक्सा, बेसिलस ब्रेविस। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा बेसिलस थुरिंजियसिस। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ये आप सभी को पता है, कीटनाशक तो है ही, कीटनाशक। ठीक है, ये फसलों को कीटों की सुरक्षा हेतु उपयोग किया जाता है, यानी कि फसल। ठीक है, रुकिए दोस्तों। फसलों में कीटों से रक्षा हेतु। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से एक अम्लीय विलयन का संभव पीएच होगा? अब आपको बताना है अम्लीय विलयन, यानी कि अम्ल जो होता है वो कहां से कहां तक उसका पीएच होता है। अम्लीय विलयन,
एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। 6, 8, 7, 9, तो आप सभी को बताइए कि 6 इसका आंसर होगा, क्योंकि 1 से लेके 6 तक एसिड होगा, उसके बाद में 7 उदासीन होगा। अगर कोई किसी का पीएच मान अगर 7 है तो वह उदासीन होगा, और 7 से लेके फिर 14 तक ये क्षारीय होगा, ये होगा अम्लीय, ठीक है। तो चलिए देखते हैं माध्यम से एक। अब देखिए कि बैटरी जो एसिड होता है उसका पीएच आप देख लीजिए लगभग 0 और 1 के बीच में होता है बैटरी एसिड। अब बैटरी एसिड क्या होता है? बैटरी एसिड आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड जो बैटरी के रूप में उपयोग किया जाता है। स्टोमैच एसिड, लेमन जूस, वैगनर सोडा। स्टोमैच मतलब जो हमारे पेट के अंदर जो रस होता है जिसे हम अग्नाशयी रस कहते हैं, पेंक्रियाज जूस और लेमन जूस, नींबू का रस, वाइनेगर, सोडा, ये सब क्या होते हैं? ये सब हाईली एसिडिक होते हैं, ठीक है। फिर ब्लैक कॉफ़ी आ जाती है, लगभग 5 के आसपास इसका पीएच होता है ब्लैक कॉफ़ी। मिल्क का लगभग 6 और 7 के बीच में होता है, लगभग ये एसिडिक रूप में होता है, ठीक है। और ह्यूमन ब्लड जो होता है आप देख लीजिए, ह्यूमन ब्लड का 7.35 से लेकर 7.45 के आसपास इसका होता है। सी वाटर का लगभग 8.1। फिर बेकिंग सोडा, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि बेकिंग सोडा जो होता है वह जल के विलयन में क्षारीय होता है, विलयन में क्षारीय है, ठीक है। हाउस होल्ड अमोनिया, ये सब क्षारीय होते हैं। हाउस होल्ड ब्लीच, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। NaOH, ये प्रबल क्षार होता है, NaOH प्रबल क्षार, और ये प्रबल अम्ल, ठीक है। अब देख लीजिए, देखिए ये एसिडिक है और ये बेस है, इसे हम एल्काइन। ये नेचुरल न्यूट्रल है, मतलब ये जो पीएच इसका मान है यहाँ पे उदासीन होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग करता है? कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सीमेंट, उर्वरक और फेरोमैग्नीज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एल्यूमिनियम। ये बहुत ही फेमस है, आप सभी को पता ही होगा इसके बॉक्साइट के बारे में। अब बात करते हैं हम एल्यूमिनियम इसका जो आंसर होगा, और एल्यूमिनियम का ये अयस्क है, अयस्क, ठीक है। मतलब बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक, आप सभी को पता है एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, नहीं पता है तो बता दिया गया आपको। परमाणु क्रमांक इंपॉर्टेंट जो भी तत्व है उनके परमाणु क्रमांक आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं कि बॉक्साइट का तो मैं लिख देता हूँ। बॉक्साइट का फॉर्मूला भी याद रखिए आप, Al2O3 2H2O, यानी कि 2H2O, Al2O3 on 2H2O, ठीक है। क्रोयोलाइट Na3 AlF6 बता देता हूँ कि कौन कौन से इसके अयस्क होते हैं। एक और होता है कोरंडम, ये बहुत इस पे कोरंडम इसको बोलते हैं नीलम, आपने नाम तो सुना होगा। तो इसका तो फॉर्मूला होता है Al2O3, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नीलम का सूत्र अक्सर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, अक्सर पूछा जाता है। जो हाल ही में NTPC की एग्जाम हुई थी उसके अंदर ये पूछा भी जा चुका है। याद रखिए कि एल्यूमिनियम के जो इंपॉर्टेंट अयस्क हैं वो होता है बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरंडम, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा
का स्रोत है। नवीनीकरण मतलब जिसे दोबारा बनाया जा सकता है, नवीनीकरण होता। आप एक बार कोयले को यूज कर लिए तो क्या आप कोयले को दोबारा बना सकते हैं? बनाने के लिए आपको लगभग 500 से 600 वर्ष लग जाएंगे, और वो बनेगा भी नहीं, क्योंकि बनेगा जो वो जीवाश्म से बनेगा। ठीक है, पेट्रोल भी एक बार यूज होने के बाद दोबारा यूज नहीं होता। मिट्टी का तेल भी आप सभी को पता है, कैरोसिन, पेट्रोल और कोयला। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बायोमास। बायोमास इसका आंसर होगा। ठीक है, नवीनीकरण ऊर्जा है, मतलब इसको वापस बनाया जा सकता है। देख लीजिए, ये देखिए, इस प्रकार से ये सर्किल चलती रहती है। हम बात करते हैं, चलो, एग्रीकल्चर क्रॉप एंड रेसिडक्स, जो भी पदार्थ होते हैं क्रॉप्स के, इनकी जो फसल होती है, उनके जो भी खाद्य पदार्थ होता है सड़ जाते हैं, वो इसके सोर्स होते हैं। और फॉरेस्ट्री क्रॉप्स एंड रेजिडक्स हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, एनिमल से निकलने वाला, और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, और सीवेज जो भी मल मूत्र होता है वो सब इसके सोर्स है बायोमास के, और इनसे ही बनाई जाती है बायोमास ईंधन। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन से सोर्स है। इंडस्ट्रियल हो गया, एनिमल हो गया, म्युनिसिपल हो गया, जो नगर निगम से आने वाले जो कचरा कूड़ा ये सब होता है, सीवेज का हो गया, मल जो हमारे द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, या ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनसे, फॉरेस्ट्री से। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है। स्तनधारी जीव, हिमयुग, ब्रह्मांड या महासागर। इसका जो आंसर होगा ब्रह्मांड। ठीक है, और ये किसने दिया था, ये याद रखिएगा, एडविन हबल ने इसका ये थ्योरी दी थी। ठीक है, अब एडविन हबल भी ये कहते थे कि आज भी जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है। उन्होंने बताया था कि पहले जो ब्रह्मांड था वह सघन था, और उससे धीरे धीरे पार्टिकल टूट कर विस्तार होता जा रहा है, उसका वो बड़ा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये कहा था। ठीक है, ये देख लीजिए, बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपको बता देता हूँ मैं इसको काट के बोलेगा। इनका जन्म एक विस्फोटक के परिणाम स्वरूप हुआ है, मतलब जो ब्रह्मांड का है वो विस्फोट से हुआ है, और इसी को महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। इसके अनुसार लगभग 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक परमाणु इकाई के रूप में था। मतलब ये ऐसे पूरा एक तरह का गोला था, और एक उस समय मानवीय समय, टाइम, स्पेस जैसी कोई वस्तु अस्तित्व में नहीं थी। महाविस्फोट प्रारूप के अनुसार लगभग ये 13.6 अरब वर्ष पूर्व इस धमाके में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ, और ऊर्जा इतनी अधिक थी कि इसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। मतलब ये इतनी तेजी से फूटता है, यानी कि टूटता है, और इससे निकलने वाली ऊर्जा इतनी अधिक थी कि ये आज भी टूट रहा है, और ब्रह्मांड का विस्तार होता जा रहा है। और भौतिक मान्यताएं एक ही घटना के परिणाम स्वरूप परिभाषित होती है, जिसे विस्फोट सिद्धांत भी कहा जाता है। महाविस्फोट नामक इस महाविस्फोट के धमाके से मात्र 1.23 के अंतराल के बाद समय, अंतरिक्ष, वर्तमान मान्यता, मतलब ये जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही कम समय के अंदर हो गई थी। मतलब ये इसका जो टूटना बहुत ही कम समय के अंदर हो गया था। ठीक है, तो ये दिया था एडविन हबल ने। मैं एक बार और लिख देता हूँ, एडविन हबल। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देख लीजिए, जैसे कि पहले ये पूरी तरह का गोला था, यानी कि कुछ ही सेकंडों के बाद में ये टूट जाता है, यानी कि 3 मिनट पश्चात ऐसा हो जाता है, छोटे छोटे इसके पार्टिकल हो जाते हैं। ये देखिए, फिर ये यानी कि 3 लाख वर्ष पश्चात ऐसा हो जाता है। फिर इसके बाद ये 1 अरब वर्ष पश्चात, जैसे कि ये 13.8 वर्ष पश्चात वह मानव के रूप में ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। इन्होंने ये बताया था कि आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पश्चात
बाद मतलब ब्रह्मांड का निर्माण होता है, जब से ये विस्फोट हुआ है। ठीक है। पृथ्वी की परिक्रमण दूरी यानी कि ध्रुवीय धुरी सदा झुकी हुई होती है, यानी कि पृथ्वी जो अपने धुरी होती है, मतलब ये जो इसका मेन जो पिलर है वह से कितनी झुकी हुई होती है। ऑप्शन है 23 डिग्री पर दीर्घवृत्तीय 23.1, 24.5 या 23.5 डिग्री पर। तो ये जो 23 दीर्घवृत्तीय दूरी पर लगभग 23.5 यानी लगभग ऐसे झुकी होती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, मतलब थोड़ी टिल्ट होती है, टिल्ट। इसको हम ऐसे माने तो ये थोड़ी ऐसी घूमे होती है। ठीक है, आपको बता देता हूँ मैं चित्र के माध्यम से। देखिए ये इस प्रकार से ये थोड़ी घूमी होती है, जैसे कि इसको अगर ऐसे, जिसका मेन पॉइंट ये है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, तो ये थोड़ी घूमी होती है ऐसे ऐसे। अगर इसको अक्षस के रूप में माने तो ये थोड़ी इस प्रकार से झुकी हुई है, मतलब ऐसे। जो ये अक्ष है वो ये अक्ष हो जाता है इसका, और रोटेशन ये करती है यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर, नहीं सॉरी, पूर्व से पश्चिम की नहीं ओर, ये करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर ये परिक्रमा करती है, मतलब घूमती है अपने अक्ष पर। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है? विंड पावर। विंड पावर विंड पावर विंड पावर आपको पता है कि जो पंखे लगे होते हैं बड़े बड़े इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से पंखे लगे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे, इस सतह से काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं, और इसके पीछे जो पार्ट होता है वो इसको जो गतिज ऊर्जा, जो फरने से जो गतिज ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। विभिन्न ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है इससे, तो वह गतिज ऊर्जा को परिवर्तन करता है, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में वीपीएन शब्द का अर्थ क्या है? वीपीएन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर से रिलेटेड कम से कम 2 क्वेश्चन होंगे इस सेशन के अंदर। तो वीपीएन की फुल फॉर्म क्या है? हाल ही में एनटीपीसी की एग्जाम लगी थी, इसमें बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर से, और जिसमें से खासकर फुल फॉर्म। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका? जो आंसर होगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, याद रखिएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क लिख देता हूं मैं यहाँ पे भी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। कोचे मेमोरी एक प्रकार की मेमोरी है जो उपयोग करती है, यानी वह किस प्रकार की मेमोरी है? तो जो ये है वो है SRM। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए। कैश मेमोरी आकार में बहुत छोटी लेकिन कंप्यूटर का एक मुख्य मेमोरी से बहुत ज़्यादा तेज होती है ये। ठीक है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत छोटी भी होती है, इसे CPU की मेमोरी भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन जो कर रहा हूँ, CPU की मेमोरी होती है। जिस प्रोग्राम और निर्देश का बार बार इस्तेमाल किया जाता है उनको कैश मेमोरी अपने अंदर सुरक्षित रख लेती है। जैसे कि हम प्रोग्राम, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एक प्रोग्राम के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, तो जो इनका जो स्टोरेज है वह अपने अंदर सुरक्षित रहता है। बाद में जब इसको निर्देश जो भी हमने किया है इसके अंदर, वो सभी चीज़ें इसके अंदर रहती है। प्रोसेसर कोई भी डाटा प्रोसेस करने से पहले कैश मेमोरी को चेक करता है। ठीक है, अगर वह फाइल उसे वहाँ नहीं मिलती है तो उसके बाद वह रैम यानी कि प्राइमरी मेमोरी को चेक करता है, CPU, कैश मेमोरी और फिर मेन मेमोरी। ठीक है, और याद रखिएगा जो ये कैच मेमोरी है, कैच मेमोरी जो है ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, अब सभी पूछेंगे कि वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, तो मैं बता देता हूँ। वोलेटाइल मेमोरी वो होती है यदि
लाइट चली जाती है या पावर बंद हो जाता है, तो उसके बाद में वह सारी जो उसके अंदर जो भी डाटा होता है वह सब उड़ जाता है। यदि अगर आपने पावर को ऑफ कर दिया, टर्न ऑफ कर दिया, तो डाटा सारा चला जाएगा, मतलब लूज हो जाएगा, लूजेज डाटा। कब? यदि टर्न कर दिया, टर्न ऑफ किसको? पावर को। पावर को यदि आपने ऑफ कर दिया तो ये कैश मेमोरी सारी नष्ट हो जाएगी, मतलब जितना भी डाटा है वह खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है रैम और एक कैश मेमोरी, कैश मेमोरी है इसका एग्जांपल। एक रजिस्टर्स होता है, एक होता है रजिस्टर्स, ठीक है, और इसके एक अपोजिट होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जो यदि लाइट चली जाए या पावर भी ऑफ कर दिया जाए उसके बाद में भी वह उसका अपना डाटा वापस आ जाता है। यानी कि बंद कर दिया आपने, ऑफ कर दिया, फिर बाद में ऑन कर दिया, तो वह डाटा वैसे के वैसे आ जाता है। ठीक है, ये देख लीजिए, कंप्यूटर वर्चुअल एड्रेस, फिर कैश मेमोरी स्मॉल एंड फास्ट, मेन मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, इस प्रकार की ये होती है कैश मेमोरी। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक लेयर प्रोटोकॉल है। ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा, मतलब ये है क्या, कुल की बात ये पूछ रहा है। तो यह है एक ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक ट्रांसपोर्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नकपोलिस के अपसारक में सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होता है? सिरका, ऑप्शन है सिरका, बेंजीन, मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा मिथाइल अल्कोहल। नकपोलिस, नाखूनों की जो पॉलिश होती है, यानी कि जो नाखूनों के ऊपर जो पदार्थ लगाया जाता है महिलाओं के द्वारा, उसमें कौन सा पदार्थ होता है, कौन सा तत्व होता है? तो उसके अंदर मिथाइल अल्कोहल होता है। तो बात करते हैं सिरका, सूत्र याद रखिएगा CH3COOH। ठीक है, बेंजीन C6H6, इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। C6H6 इसकी फॉर्मूला होता है। मिथाइल अल्कोहल CH3OH। ठीक है, बेंजीन का मैंने बता दिया आपको। और एसीटोन का याद रखिएगा CH3COCH3। इसका जो इस प्रकार से होता है, यानी कि CH3C_O और CH3, यानी कि कीटोन। ये समझ लीजिए कीटोन है, कीटोन समूह का है। ठीक है, तो याद रखिएगा एसीटोन के बारे में भी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाले वायु थैले में क्या होता है? जो कार चालक होता है, जो आजकल की मॉडर्न जो कारें होती है, उनके यदि किसी में टकरा जाती है तो उसमें आदमी को बचाने के लिए एक गुब्बारा सा उसके शरीर के आगे फूल जाता है। तो आने वाले वायु थैले में क्या होता है? सोडियम एजाइड। क्या होता है उसमें? सोडियम एजाइड। ठीक है, इसको बोलते हैं NaN3। ठीक है, NaN3 इसके अंदर होता है, वायु थैले के अंदर जो होता है वो सोडियम एजाइड होता है। देखते हैं नेक्स्ट। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि इसमें जल का क्वथनांक कम हो जाता है, इसमें जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ये गर्मी को जल्दी सोख लेता है, यह देर तक गर्मी बनाए रखता है। प्रेशर कुकर में जल्दी खाना इसलिए पक जाता है क्योंकि प्रेशर दाब बढ़ने लगता है, तो क्वथनांक कम होता जाता है। मतलब कहना यह चाहता हूँ कि जो जल है ना वो जल्दी उबलने लग जाता है। यदि दाब अधिक है तो जल जल्दी उबलेगा। ठीक है, अर्थात जहाँ पे यानी कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, यानी कि अगर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है तो वो लगभग 60 डिग्री के आसपास से उबलने लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जो पहाड़ों पे लोग जाते हैं
पहाड़ों पर रहने वाले लोग जाते हैं तो जो चावल या किसी भी चीज़ को उबालते हैं तो वो जल्दी उबल जाता है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है, वायुमंडल दाब जो अधिक होता है, और अधिक होने के कारण वह जल्दी पक जाता है। ठीक है, कुकर के अंदर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण वह जल्दी ही पक जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो जो इसका आंसर होगा वो ये होगा कि इसमें जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, दिया सिलाई के निर्माण में निम्नलिखित में से एक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, वह क्या है? माचिस में क्या उपयोग किया जाता है? इनके कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड या क्रशन फास्फोरस। जो इसका आंसर होगा वो रेड फास्फोरस होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके बारे में भी। पहले तो बात करते हैं फास्फोरस। एटॉमिक नंबर याद रखिएगा 15, बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और 15 प्रोटॉन और 15 न्यूट्रॉन होते हैं, तो कुल मिला के लगभग 30 के आसपास इसका एटॉमिक भार होता है। स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगी, देख लीजिए, यानी कि इस प्रकार से इसको बनाया गया है। इस प्रकार से, और यहाँ पे इन कोनों पर फास्फोरस होता है, ये इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर इसमें क्रॉस करते हैं, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, और ये इससे, और ये इससे, ऐसे क्रॉस करते हैं। ठीक है, और बीच में फिर यहाँ पे एक फास्फोरस, ये देख लीजिए आप, ये चित्र में दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये फास्फोरस के एलोट्रॉप्स हैं। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस भी होता है, देख लीजिए, व्हाइट फास्फोरस यानी इसे बोलते हैं P4। ठीक है, ब्लैक फास्फोरस में इतने गिन लीजिएगा, इतने फास्फोरस होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आप देख लीजिए 8, इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो व्हाइट भी होता है, ब्लैक भी होता है और रेड भी होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इनके रेड और ब्लैक फास्फोरस के बारे में कुछ जानकारी दी गई है यहाँ पर, ये देख लेते हैं क्या क्या जानकारी है। इट हैज आयरन ग्रे लिस्ट्रे ओडोलर स्लैश नॉन फास्फोरस एंड नो सोल्यूटेबल इन वाटर। मतलब भैया जल के अंदर घुलता नहीं है, इनसोल्यूबल। इट इज हाई इग्निशन टेम्परेचर ऑफ 5033 केल्विन एंड डज नॉट स्लो। इसका टेम्परेचर आप देख लीजिए, इतने केल्विन पर जाके ये जलते हैं। ठीक है, केमिकली इट इज मच रिएक्टिव एंड वाइट फास्फोरस, ये ज़्यादा रिएक्टेड है किससे? फास्फोरस से ज़्यादा, रेड फास्फोरस ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? पीओपी, जिसे हम शॉर्ट में पीओपी कहते हैं, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, सूत्र CaSO4 2H यानी कि हाफ H2O। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O। तो जो इसका आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, जलीयोजित कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रेट और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसका जो आंसर होगा वह कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अभी बनता कैसे है? तो इसका तो साधारण से याद रखिएगा, जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 2H2O। ठीक है, 393 केल्विन पर, लगभग 400 केल्विन पर ये इसको गर्म किया जाता है, तब ये CaSO4 और हाफ H2O का निर्माण होता है। ठीक है, POP, ये जिप्सम। और आपको बताइए किस काम के लिए उपयोग किया जाता है? ये सजावट के लिए उपयोग किया जाता है, और चिकित्सा के रूप में किसी हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, भवन निर्माण में। ठीक है, यानी कि भवन निर्माण, दंत चिकित्सा हो गया, मूर्ति हो गई, अग्निशय हो गया,
अग्निशामक, उसके उनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। और ये क्या होता है कि जल में मिलने के बाद 15 से 20, यानी कि जल में यह 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट के अंदर, 15 से 20 मिनट के अंदर इसका 15 से 20 मिनट में ये जम जाता है डालने के बाद में। और ये ठोस होता है, ठोस चिकना पदार्थ, ये इसका गुण है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। दांतों की वर्धित एंड लार्जर्ड छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बाइफोकल दर्पण या सादा दर्पण। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा अवतल दर्पण। ये होता है, ये यहाँ पे पॉलिश कर दी जाती है इसकी, और ये परावर्तक पृष्ठ होता है। एक किरण ऐसे आती है, ये मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है, एक किरण फोकस से गुजरती है इस प्रकार से। ठीक है, और ये एक इस प्रकार से आता है और ये किरण इस प्रकार से चली जाती है। तो इस प्रकार से ये इसका चित्र बनता है। ठीक है, इसको सही तरीके से कनेक्ट नहीं किया गया थोड़ा सा, तो ये ऐसे इस प्रकार से बनती है। तो दांतों के अंदर इसका, दांतों के अंदर और हेडलाइट के रूप में, वाहन के हेडलाइट के रूप में। ठीक है, और जो ये किटिंग विटिंग बनाते हैं, बालों की किटिंग बनाते हैं, नाई की दुकान में इसका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? जीवाणु, फंगस, प्रोटोजोआ या अपघटन करने वाले? सीधी सी बात है, अपघटन कर देगा, तो अपघटन करने वाला कहलाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मृत जीव हो गए, खाद्य पदार्थ हो गए, उनको डिकम्पोज कर देता है, डिकम्पोज कर दे एक खाद्य के रूप में परिवर्तन कर देता है, जो कि खेतों के लिए बहुत उपजाऊ साबित होता है। तो ये कंपोजिट करने वाले हो गए। आपको पता है केचुआ जो कि किसान का मित्र कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भूमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है, इस जल को क्या कहते हैं? यानी कि कठोर पत्थरों के बीच में जो जल होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है एक्वीफर, बारिश का पानी, तालाब या अंतर्जलीय। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा एक्वीफर। एक्वीफर इसका आंसर होगा। एक्वीफर जो होता है चट्टानों के नीचे पानी होता है उसको कहते हैं। देख लीजिए, मैं आपको चित्र के माध्यम से बता देता हूँ। देखिए ये होता है एक्वीफर, ये नदी है और नदी से ये जुड़ा हुआ है रिवर, ये रिवर है, और ये मान लो एक समुद्र है तो समुद्र से जुड़ी हुई है रिवर, रिवर से लेक जुड़ी हुई है, और ये देखिए एक चट्टान है और उस चट्टान के नीचे कन्फाइड एक्वीफर होता है। ठीक है, ब्लैक यानी कि बेड रॉक, जमीन के अंदर जो पानी होता है जो चट्टानों के नीचे भी होता है उसे हम एक्वीफायर कहते हैं। ठीक है, विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है? ऑप्शन है विषाणु यानी कि वायरस। वायरस से तो आपको पता है कि डेंगू हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, कोविड-19, और इसका जो एक आंसर है वो पेचिस रोग हो जाता है। पेचिस में क्या होता है कि पेट के अंदर जो लीवर होता है, लीवर में छाले, उसकी सतह पर छाले टाइप में हो जाता है, और उसकी वजह से मल के साथ ब्लड आना लगता है, ब्लड आने लगती है उसके साथ। एक संक्रमण रोग है। क्या है? संक्रमण रोग। ठीक है, देख लीजिए ये एक लीवर है, तो लीवर के ऊपर ये ऐसे छाले के टाइप में ऐसे पूरी सतह डैमेज हो जाती है इससे, और इसकी वजह से ये काम नहीं कर पाता, और ब्लड वो मल के साथ, हम मल जाते हैं तभी मल के साथ खून आने लगता है। ठीक है, पेट में दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फ्रैंक हिट्टल द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया जाता है? फ्रैंक हिट्टल द्वारा निम्नलिखित में किसका आविष्कार किया गया था? कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनमें से किसकी खोज की थी? तो इसका आंसर होगा जेट विमान। जेट विमान की खोज फ्रैंक हिट्टल के द्वारा की गई थी। आप देख लीजिए, ये जेट विमान है, आपने देखा होगा वायुयानों के
वायुयानों के बगल में जो लगे रहते हैं, ये पंखा होता है और ये पूरा जेट इंजन होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? यदि अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।